अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बोर्ड नज़र आ रहा है भाई? आवाज़ भी आ रही है मेरी? गुड। चलो फिर शुरू करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 जो है उसको शुरू किया हुआ है और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इसका ऑनलाइन सीरीज़ का। लेक्चर नंबर 2 C1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर। और आज हमने जो है इसके अंदर स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने जो है वो बीट्स को स्टडी किया था। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले हमने एप्लीकेशन उसकी बीट्स जो हैं उनको स्टडी करके देखा। उसके बाद हमने अब स्टैंडिंग वेव्स स्टडी करनी है, लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज़ स्टडी करनी है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन का बेसिकली क्या मतलब होता है? देखें, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का टकरा कर वापस मुड़ना, इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉल है और उस बॉल को आप दीवार के साथ मारते हैं तो वो बॉल दोबारा वापस आपकी तरफ आता है। तो ये क्या हुआ है कि ये बॉल जो है ये रिफ्लेक्ट हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि किसी चीज़ का टकराना और फिर टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना जो है उसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि ये दीवार है, ये गेंद गया इसके साथ टकराया तो ये टकराने के बाद वापस इस तरफ आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हुआ है। बॉल जो है वो दीवार के साथ टकराया और टकराने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने ये रिफ्लेक्शन, ये तो मेरे बॉल की एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। हमने जो रिफ्लेक्शन है इसको वेव्स के केस में स्टडी करना है। तो पहले नंबर पे हम इसकी डेफिनेशन जो है उसको देखते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें क्या बताती है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव फ्रॉम बाउंड्री ऑफ ए मीडियम। ठीक है, द बाउंसिंग, बाउंस करना, द बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव फ्रॉम द बाउंड्री of medium is known as reflection of waves। ठीक है जी। बाउंस बैक यानी कि वेव का मीडियम के साथ टकराना और मीडियम के साथ टकराने के बाद बाउंस बैक करना। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक करना, वापस मुड़ना जो है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। तो जब कोई वेव दो मीडियम्स की बाउंड्री के अक्रॉस आती है तो इसका एक पार्ट जो है वेव का वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसका सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन इसका फेज कि यानी कि जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई है तो उसका क्या फेज होगा, वो फेज के अंदर जो चेंज है वो डिपेंड करती है बाउंड्री ऑफ द मीडियम के ऊपर। यानी कि जहां पर
दो बाउंड्रीज जो मीडियम की हैं वहां पर वेव आई है, तो वेव जब रिफ्लेक्ट होगी तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन जब उसके फेज की हम बात करें कि भाई वो किस हालत में आपके पास वापस मुड़ी है, उसका फेज क्या है, वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम से वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है। यानी कि आपका मीडियम जो है वो थिन है या थिक है, यानी कि गाढ़ा है या पतला है। फेज जो वेव की रिफ्लेक्शन का है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के मीडियम से वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि when the wave comes across the boundary of two media, a part of it is reflected back। इसका एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, बाउंस बैक करता है। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है। द रिफ्लेक्टेड पार्ट हैज सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। उसका सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ है, बट इट्स फेज डिपेंड अपॉन द बाउंड्री ऑफ मीडियम। किस तरह की बाउंड्री है, थिक है या थिन है? मीडियम। तो ये बाउंड्री ऑफ मीडियम जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास मीडियम जो है वो किस तरह का है, ठीक है या थिन है। यानी कि जब कोई वेव आपकी रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट क्या होती है कि वो दो मीडिया के पास आती है, बाउंड्री ऑफ मीडियम। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो उसकी सेम रहती है जब वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो किस हालत में रिफ्लेक्ट हुई है उसका फेज क्या होगा, वो बाउंड्री ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस तरह की बॉडी है, थिन है, थिक है, कैसी है। तो अब हमारे पास दो किस्म की बाउंड्रीज जो हैं वो हो सकती हैं, दो किस्म के मीडियम्स हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास डेंसर मीडियम और एक होता है हमारे पास रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, थिक है, और रेयर जिसकी डेंसिटी कम है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स। हमारे पास दो किस्म के मीडियम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं नंबर 1 डेंसर मीडियम, जिसकी ग्रेटर डेंसिटी होती है, ज्यादा। और दूसरे को हम कहते हैं रेयर मीडियम, जिसकी लेस डेंसिटी जो है वो
होती है। ठीक है, ज़्यादा और कम डेंसिटी वाले मीडियम। तो पहले नंबर पर हमने ये स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, ऐसा मीडियम, ऐसी बाउंड्री जिसका थिक हो, गाढ़ा, ज्यादा डेंस मीडियम हो, तो वहां से वेव कैसे रिफ्लेक्ट हो। तो आप देखें कि हम एक सिल्की स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है, कंसिडर ए सिल्की स्प्रिंग, लचकदार स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लेते हैं, whose one end is tied to a rigid sport, इसका एक एंड जो है, whose one end is tied, बांधा हुआ है, is tied to a rigid sport, वो एक रिजिड स्पोर्ट से हमने उसको टाइड किया हुआ है, उसको बांधा हुआ है स्प्रिंग को, ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, हॉरिजेंटल टेबल, एक स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर हमने उसको रखा हुआ है। एक सिल्की स्प्रिंग है, लचकदार स्प्रिंग है, उस लचकदार स्प्रिंग को हमने एक रिजिड स्पोर्ट जो है उसके साथ बांधा हुआ है, ठीक है, रिजिड है, यानी कि डेंसर, डेंसर स्पोर्ट है। तो अब मैं इसकी तरह पहले फिगर बनाता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे पास एक रिजिड स्पोर्ट है, इसको हम लेते हैं एज डेंसर। ये डेंसर हमारे पास जो है वो मीडियम है, तो ये स्प्रिंग क्लियर हुआ अब? हाँ भाई, अब क्लियर हुआ है? हेलो यार, मेरे पास तो क्लियर आ रही है। तो क्लियर नहीं हुआ। अब मेरे पास तो क्लियर आ रही है पिक्चर, अब पता नहीं आपका नेट ना स्लो हो। ओके सर। हाँ, मेरे पास पिक्चर क्लियर आ रही है, आपके नेट में इशू है। अच्छा, तो ये आप देखें कि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये स्प्रिंग है और एक वेव ट्रेवल करती हुई गई और इससे टकराई। अब यही वेव जो है इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब चूंकि ये डेंसर मीडियम है, तो ये वेव जब इससे टकराएगी, देखिए ये पहले इस फॉर्म में आ रहा है, क्रस्ट में आ रहा है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्रस्ट जो है ये ट्रफ के अंदर चेंज हो जाएगा। देखिए ये क्रेस्ट जा रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्रेस्ट ट्रफ बन गया, यानी कि फेज जो है वो चेंज हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया। यानी कि जब आपका जो वेव है, आपने जब स्प्रिंग को जर्क दिया
तो एक वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई, यानी कि जो फ्री एंड था, आपने यहाँ स्प्रिंग को जर्क दिया तो ये एक वेव ट्रैवल करती हुई गई। ये वेव जब इससे टकराई तो टकराने के बाद जब ये वापस हुई तो डेंसर मीडियम ने क्या किया, डेंसर मीडियम ने इसके फेज को चेंज कर दिया। तो हमारा ये जो क्रस्ट ट्रैवल होकर यहाँ पे जा रहा था, ये जब वापस रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये ट्रफ की फॉर्म में जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री जो है वो इस वेव के ऊपर एक फोर्स, एक ये वेव फोर्स लेके गई है, जो इसने जब ये बाउंड्री से टकराई है तो इस वेव ने एक फोर्स इस बाउंड्री को प्रोवाइड की, लेकिन रिएक्शन में बाउंड्री ने भी फोर्स लगाई है वेव के ऊपर। और जब रिफ्लेक्शन में बाउंड्री ने फोर्स लगाई है वेव के ऊपर, तो चूंकि डेंसर मीडियम था वो फोर्स ज्यादा थी, तो उसने वेव का जो फेज है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो व्हेन वी गिव ए जर्क टू द स्प्रिंग, ठीक है, जब हम जर्क देते हैं स्प्रिंग को तो अ वेव produced which travel in the form of crest to the boundary of denser medium, and exert a force on the boundary। ठीक है, तो वो बाउंड्री के ऊपर फोर्स जो है वो लगाती है। तो इन रिएक्शन में बाउंड्री भी फोर्स लगाती है वेव के ऊपर, और जब रिएक्शन में बाउंड्री फोर्स लगाती है वेव के ऊपर तो वेव का फेज चेंज हो जाता है, यानी कि वो क्रस्ट से ट्रफ में चेंज हो जाती है। इन रिएक्शन बाउंड्री also exert a force on the wave, and crest of wave transform into trough. So there is a phase change of 180 degree. So there is a phase change, यानी कि एंगल चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, यानी कि थीटा हमारे पास इस केस में 180 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी कोई हमारे पास ट्रैवलिंग वेव जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो जब वो बाउंस बैक होती है डेंसर मीडियम से, तो इसकी डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि इसका क्रस्ट ट्रफ के अंदर चेंज हो जाता है, एक क्रस्ट जो है वो ट्रफ बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जो है वो वेव होगी। तो यहां से एक जनरल रूल जो है वो बनता है, वो ये है कि अगर ट्रांसफर वेव रेयर मीडियम पर इंसिडेंट हो, रेयर मीडियम से इंसिडेंट हो डेंसर मीडियम पर, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये अंडरगो जाती है फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि
व्हेन ट्रांसफर वेव, कि जब हमारे पास ट्रांसफर वेव जो है ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर यानी कि पतला टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ करती है, तो इट बाउंसेस बैक, तो ये बाउंस करती है बैक such that its direction of displacement is reversed, कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि क्रेस्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ट्रफ, क्रेस्ट जो है वो ट्रफ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो लिहाजा हम यहां से ये एक रूल 1 अखज कर सकते हैं, जर्नल रूल अखज कर सकते हैं। रूल 1 जो है वो ये है कि इफ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब रेयर से डेंसर मीडियम के साथ ट्रेवल करती है, इट इज रिफ्लेक्टेड with the phase change of 180 डिग्री, यानी कि उसका फेज चेंज हो जाता है 180 डिग्री से, क्रस्ट ट्रफ के अंदर बदल जाता है अगर डेंसर मीडियम हो। ये रूल 1 हो गया। अब आ जाए दूसरा केस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम। अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो, यानी कि ऐसा मीडियम कि जो पतला हो, वहां से वेव रिफ्लेक्ट हो, तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसका फेज किस तरह का होगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर मीडियम। तो इसमें आप देखें, हम दोबारा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। अब हम ये जो सिल्की स्प्रिंग है इसको कनेक्ट कर देते हैं एक लाइट स्ट्रिंग के साथ। नाउ वी कनेक्ट सिल्की स्प्रिंग विद लाइट स्ट्रिंग। एक लाइट स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच कर, यानी बारीक रेयर स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास बाउंड्री है, ठीक है। अब यहां पर देखें कि ये हमारे पास स्प्रिंग है और इसके आगे ये एक बारीक धागा लगा हुआ है जिसको सपोर्ट के साथ आपने अटैच किया हुआ है। ये क्या आपके पास लाइट स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास यहां पर डेंसर मीडियम की बाउंड्री है। लेकिन ये लाइट स्ट्रिंग जो है ये क्या कर रहा है, एज रेयर मीडियम। तो जब इससे वेव रिफ्लेक्ट होगी इस लाइट स्ट्रिंग से, तो वेव जो है उसके फेज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि ये वेव इस तरह की हो, जब वापस हुई यानी कि क्रस्ट की फॉर्म में गई और क्रस्ट की फॉर्म में ही वापस आई। तो जब वेव ट्रैवल करती है और उसका क्रस्ट जो है
वो पहुंचता है आपके पास व्हेन द क्रेस्ट reaches the string boundary। ठीक है, ये क्या है, ये यहां पर ये स्ट्रिंग और ये स्प्रिंग की बाउंड्री है। तो जहां तक जब क्रेस्ट पहुंचता है आपका, तो अब जो स्ट्रिंग है इसका स्मॉल मास है, स्ट्रिंग हैज स्मॉल मास एज कंपेयर टू द स्प्रिंग। आपके पास जो धागा है जो आपने लगाया हुआ है स्ट्रिंग के साथ, स्प्रिंग के साथ, सॉरी, जो स्ट्रिंग यानी धागा जो आपने स्प्रिंग के साथ लगाया हुआ है वो धागा हल्का है, उसका मास कम है, लेकिन जो आपका स्प्रिंग है उसका मास ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो बिहेव करेगा एज डेंसर मीडियम और स्ट्रिंग जो है वो बिहेव करेगा एज ए रेयर मीडियम। ठीक है, तो so spring behaves as denser medium and string behave as rare medium। तो इसका मतलब है, तो जो क्रेस्ट ट्रैवल करेगा, ठीक है, स्प्रिंग से और बाउंड्री तक पहुंचेगा, तो वो क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट की फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, द क्रेस्ट विल रिफ्लेक्ट बैक in the form of a crest from the boundary of a string। So there is no phase change, so there is no phase change। तो इसका मतलब है कि फेज चेंज नहीं हुआ, यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री ही है। तो इसका मतलब है कि जब ट्रांसफर वेव ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो रेयर मीडियम से, तो इसके डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन ट्रांसवर्स वेव मूव्स फ्रॉम denser to rare medium on reflection its displacement direction not change। इसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रूल 2 आया कि अगर ट्रांसफर वेव जो है वो डेंसर
मीडियम से इंसिडेंट हो रेयर मीडियम पे, इफ ट्रांसवर्स वेव इज traveling in a denser medium, incident on rare medium, denser से रेयर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट इज रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी फेस चेंज, इट इज रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज ऑफ फेस, उसके फेज में कोई चेंज नहीं आएगी, वो जिस तरह क्रेस्ट की फॉर्म में आ रहा है वो क्रेस्ट की फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट बैक जो है वो होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने देख लिया कि डेंसर मीडियम से जब कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज चेंज हो जाता है, लेकिन जब रेयर मीडियम से कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसके फेज के अंदर कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, तो अब ये आज हमने ये टॉपिक जो है इसको कंप्लीट कर लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को। तो कल जो है फिर हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, और फिर स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम डॉपलर इफेक्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखें, और मुझे ज़रा ये स्क्रीनशॉट ले लेने दें, उसके बाद फिर आप ऑफलाइन हो जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया, मैं मीटिंग का एंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।